क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर मूर्तिकार कौन है? कोई इंसान नहीं, बल्कि ग्लेशियर। जी हाँ, बर्फ की ये विशाल नदियां जो बेहद धीमी रफ्तार से चलती हैं, लेकिन पहाड़ों और घाटियों का नक्शा ही बदल देती हैं। तो ये सब होता कैसे है? चलिए आज इन्हीं बर्फीले कलाकारों की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारी धरती को कैसे तराशते हैं। तो आज का हमारा सफ़र कुछ इस तरह का रहेगा। पहले हम ग्लेशियर की काटने और तराशने की ताकत को समझेंगे, मतलब उसके इरोजनल लैंडफॉर्म्स को देखेंगे। फिर ये जानेंगे कि जब वो पिघलता है तो अपने पीछे क्या निशानियां छोड़ जाता है, यानी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। और आखिर में हम उनकी इस विरासत के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जब एक ग्लेशियर पहाड़ से नीचे उतरता है तो वो कैसे तोड़फोड़ करता है। मेरा मतलब कैसे इरोजन से नई नई आकृतियां बनाता है। सबसे पहली और सबसे बेसिक आकृति है सर्ग या हिमानी कुंड। अब बस कल्पना कीजिए कि पहाड़ की चोटी पर एक आरामदायक आर्म चेयर जैसा बड़ा सा गड्ढा बन गया हो। बस यही है सर्ग, एक ग्लेशियर का बर्थ प्लेस। और हाँ, जब यही ग्लेशियर पिघल जाता है तो इस आर्म चेयर में पानी भर जाता है और बन जाती है एक खूबसूरत झील, जिसे हम कहते हैं टान लेक। आप जरा सोचिए, एक पहाड़ है और उसकी दोनों तरफ दो सर्क्स बन गए हैं और दोनों ही पहाड़ को अंदर की तरफ काटे जा रहे हैं। क्या होगा? बीच की जो दीवार है वो कट कट कर बिल्कुल एक चाकू की धार जैसी एकदम पतली और नुकीली हो जाएगी। इसी शार्प रिज को कहते हैं एरेट। चलिए इस कहानी को एक स्टेप और आगे लेकर चलते हैं। पहले एक सर्क था, फिर दो। अब सोचिए कि एक ही पहाड़ को 3 या उससे भी ज्यादा सर्क चारों तरफ से काटना शुरू कर दें, तो नतीजा एक नुकीली पिरामिड जैसी दिखने वाली चोटी, जिसे हम हॉर्न कहते हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड का मैटरहॉर्न। ये ग्लेशियर की काटने की शक्ति का एक शानदार नमूना है। अच्छा, ग्लेशियर सिर्फ चोटियों पर ही काम नहीं करते, वो तो पूरी की पूरी घाटी का नक्शा ही बदल देते हैं। देखिए, एक नदी जब बहती है तो वो सिर्फ नीचे की तरफ काटती है ना? तो बनती है एक वी शेप की घाटी। पर ग्लेशियर, वो तो एक विशालकाय बुलडोजर जैसा है। वो घाटी के फर्श को भी घिसता है और दोनों साइड्स को भी। नतीजा, एक चौड़ी यू शेप वाली घाटी। तो ये वी शेप और यू शेप वैली का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है, खासकर एग्जाम्स के लिए। सीधी सी बात है, एजेंट कौन है? वी शेप में नदी, यू शेप में ग्लेशियर। कटाई कैसे होती है? नदी करती है वर्टिकल, यानी सिर्फ नीचे की ओर। ग्लेशियर करता है तीनों तरफ से, नीचे भी और साइड से भी, और इसीलिए शेप में इतना फर्क आ जाता है। अब जरा इसे यू शेप वाली घाटी को समुद्र तक ले चलिए। मान लीजिए ग्लेशियर पिघल गया और समुद्र का पानी सीधा उस घाटी के अंदर भर गया। बस यही जो डूबी हुई ग्लेशियल वैली है, इसे ही हम कहते हैं फ्यॉर्ड। और इसीलिए नॉर्वे को लैंड ऑफ फ्यॉर्ड्स भी कहा जाता है, जहां दुनिया का सबसे लंबा सोग्ने फ्यॉर्ड है। ये एक बहुत ही कमाल की और थोड़ी अजीब सी आकृति है। सोचिए, एक चट्टान है और ग्लेशियर उसके ऊपर से गुजर रहा है। तो जिस तरफ से ग्लेशियर आ रहा है, उधर तो वो चट्टान को रगड़ रगड़ कर चिकना बना देगा, लेकिन जब वो दूसरी तरफ से उतरेगा तो वो चट्टान के टुकड़े उखाड़ते हुआ जाएगा। तो एक साइड स्मूथ, दूसरी रफ। इसी को भेड़ शैल या रॉश मटोने कहते हैं। और इसकी सबसे खास बात, ये हमें बिल्कुल पक्के तौर पर बता देता है कि ग्लेशियर किस डायरेक्शन से आया था। अब ग्लेशियर जब चलता है तो वो अपने साथ पत्थर, कंकड़ भी तो लेकर चलता है ना? ये पत्थर नीचे की जमीन पर खरोंचे बना देते हैं। बस इन्हीं खरोंचों को या ग्लेशियल स्ट्राइएशंस को हम ग्लेशियर का फिंगरप्रिंट कह सकते हैं। ये हमें करोड़ों साल पुराने ग्लेशियर के सबूत देते हैं। और कमाल की बात यह है कि ऐसे निशान हमें डेक्कन प्लेटो पर भी मिले हैं। तो ये तो थी ग्लेशियर की तोड़-फोड़ की कहानी। अब देखते हैं कि जब ग्लेशियर पिघलता है और पीछे हटता है तो वो अपने साथ लाए मलबे को, जिसे टिल या ड्रिफ्ट कहते हैं, उसे जमा करके क्या-क्या बनाता है। तो ग्लेशियर जो भी मलबा, मतलब पत्थर, रेत, मिट्टी अपने साथ लाता है और फिर जमा कर देता है, उस पूरे ढेर को एक नाम दिया गया है मोरेन या हिमोड़। सीधा साधा ग्लेशियर का छोड़ा हुआ कचरा। अब ये मोरेन भी कई तरह के होते हैं और इनका नाम इस बात पे डिपेंड करता है कि वो ग्लेशियर में कहाँ पर जमा हुए हैं। जो साइड्स में, किनारों पर जमा हुआ, वो हो गया लैटरल। जब दो ग्लेशियर मिलते हैं और उनका मलबा बीच में एक लाइन बना देता है, वो है मीडियल। ग्लेशियर जहां तक गया, उसकी जो आखिरी सीमा थी,
वहां जो दीवार बनी वो है टर्मिनल, और जो मलबा ग्लेशियर के नीचे ही एक परत की तरह बिछ गया वो है ग्राउंड मोरेन। इन्हें याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। एल से लैटरल मतलब लेफ्ट राइट साइड्स, एम से मीडियल मतलब मिडल, टी से टर्मिनल मतलब टिप या आखिरी सिरा, और जी से ग्राउंड मतलब ग्लेशियर के नीचे। सिंपल। ड्रमलिन्स भी मलबे के ढेर ही हैं, लेकिन इनकी एक खास शेप होती है, उल्टे चम्मच जैसी। इसका जो मोटा ऊंचा वाला सिरा है वो हमेशा उस तरफ होता है जहां से ग्लेशियर आया था। तो रोशे मोंटोने की तरह ये भी हमें डायरेक्शन बताते हैं। एस्कर बड़े दिलचस्प हैं। कल्पना कीजिए कि ग्लेशियर के नीचे उसकी सुरंगों में पिघले हुए पानी की नदियां बह रही हैं। ये नदियां अपने साथ लाई रेत और बजरी को वहीं जमा करती जाती है। जब ग्लेशियर पूरा पिघल जाता है तो जमीन पर वो नदी का रास्ता एक लंबी घुमावदार पहाड़ी के रूप में रह जाता है, जो बिल्कुल किसी रेलवे लाइन जैसा दिखता है। केम भी मलबे के टीले हैं, पर ड्रमलिन की तरह इनकी कोई खास शेप नहीं होती। ये बस बेतरतीब से इर्रेगुलर माउंड्स होते हैं। ये तब बनते हैं जब पिघलते ग्लेशियर के किसी गड्ढे या दरार में मलबा भर जाता है। ये कहानी भी बड़ी मजेदार है। जब ग्लेशियर पीछे हट रहा होता है तो कभी-कभी बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर वहीं मलबे में दब जाता है। बाद में जब सारा ग्लेशियर पिघल चुका होता है तब ये दबा हुआ बर्फ का टुकड़ा भी पिघलता है और अपनी जगह एक गड्ढा छोड़ जाता है। इसी गड्ढे को कहते हैं केटल, और हाँ, जब इसमें पानी भर जाए तो बन जाती है केटल लेक। अमेरिका का मिनेसोटा, जिसे 10,000 झीलों की भूमि कहते हैं, ऐसी झीलों से भरा पड़ा है। अच्छा, ग्लेशियर का जो आखिरी पॉइंट था जहां टर्मिनल मोरेन बना था, उसके आगे क्या होता है? ग्लेशियर से पिघलकर जो पानी की धाराएं निकलती हैं वो अपने साथ महीन रेत बजरी लेकर आती हैं और उसे उस टर्मिनल मोरेन के आगे एक बहुत बड़े सपाट मैदान के रूप में फैला देती हैं। इसी मैदान को आउटवॉश प्लेन या सैंड ड्यूर कहते हैं। तो हमने ग्लेशियर की कटाई और जमावट दोनों को समझ लिया। अब बात करते हैं उनकी सबसे खूबसूरत विरासत की, और वो हैं झीलें। देखिए, ग्लेशियर अपने पीछे कई तरह की झीलें छोड़ जाते हैं। सर्ग के अंदर बनी तो टान लेक, केटल वाले गड्ढे में बनी तो केटल लेक, और कभी-कभी टर्मिनल मोरेन ही पानी को रोककर एक झील बना देता है। इनका असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक से लगा सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर सिस्टम जो ग्लेशियर नहीं बनाया है। और अपने देश में देखें तो कश्मीर की डल और वुलर झीलें भी इसी बर्फीली कारीगरी का ही नतीजा हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि चाहे हम ग्रेट लेक्स के किनारे हों या हिमालय की वादियों में, हम एक ऐसे लैंडस्केप में जी रहे हैं जिसे करोड़ों साल पहले बर्फ ने तराशा था। इनकी छाप आज भी हर जगह मौजूद है। एक आखिरी सवाल, आज हम जो भी ग्लेशियल लैंडस्केप्स देखते हैं ये सब अतीत के क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज जब हम खुद एक तेज क्लाइमेट चेंज के दौर से गुजर रहे हैं, तब इन नाजुक विरासतों को बचाए रखने में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।